नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी के बारे में। और आज हम बात करेंगे लघु पाराशरी के श्लोक नंबर 8 की। लघु पाराशरी का श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 8 द्वितीय और द्वादश भाव के फलाफल के बारे में कैसे विचार किया जाता है, इसके बारे में सूचना प्रदान करता है। लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। इट मीन्स कि लग्न से व्यय और लग्न से द्वितीय भाव के बारे में एक फलाफल की इसमें चर्चा की जा रही है। सिंपल भाषा में पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। लग्न से द्वादश तथा द्वितीयेश दूसरे ग्रहों के साहचर्य से तथा अपने स्थानांतर के अनुसार ही शुभ अथवा अशुभ दशा फल को देते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल भाषा में इसका अर्थ हुआ। इट मीन्स क्या हुआ, अगर बहुत डीपली अगर विचार करें या इसको समझने का प्रयास करें तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि लग्न से द्वितीय व द्वादश स्थानों के स्वामी ग्रह, लग्न से द्वितीय व द्वादश स्थानों के स्वामी ग्रह अपने सहचर भाव या ग्रह के आधार पर अर्थात उनके समान फल देते हैं। एक कुंडली देख लेते हैं, उससे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली है। यहाँ पे जो नियम कह रहा है, श्लोक नंबर 8 जो कह रहा है वो ये कहता है कि लग्न से, पहली बात तो ये एक शब्द जो आया ना लग्न से, लग्नात्, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं केवल लग्न के सापेक्ष बात कर रहे हैं कि लग्न से द्वितीय हो या लग्न से द्वादश भाव हो। देखिए, पहले के अगर एपिसोड देखेंगे तो वहाँ पे हमने आपसे बात करी है, कोई भी ग्रह कोई भी भाव की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम 4th हाउस की बात करते हैं, चौथे भाव की बात करते हैं, तो चौथे भाव का भी द्वितीय भाव है और चौथे भाव का भी व्यय भाव है। सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तम भाव का भी व्यय भाव है और सप्तम भाव का भी द्वितीय भाव है। तो सभी भावों का द्वितीय भाव और द्वादश भाव होता है। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है लग्नात्, लग्न से, केवल एक कंडीशनल है ये। हम सभी भावों की बात नहीं कर रहे हैं, सभी व्यय स्थानों की बात नहीं कर रहे हैं, सभी द्वितीय स्थानों की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं या हमारा जो नियम की बात कहता है या हमारा श्लोक नंबर 8 जो कहता है वो ये कहता है लग्न से द्वितीय और लग्न से द्वादश, लग्न से द्वितीय व द्वादश स्थानों के स्वामी ग्रह, लग्न से द्वितीय अथवा द्वादश भावों के स्वामी ग्रह। स्वामी ग्रह से मतलब हो गया लग्न से, अगर इसकी बात करें तो इसका स्वामी हो गया गुरु और इसका स्वामी हो गया शनि। लग्न से द्वितीय भाव एवं द्वादश भाव के स्वामी ग्रह अपने सहचर भाव या ग्रह के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी द्वितीय राशि कौन सी है, इसकी द्वितीय राशि पड़ती है इस भाव में 11th हाउस। या तो ये 11th हाउस के हिसाब से फल करेगा, 12th हाउस कैसे फल करेगा, ये लग्न के हिसाब से फल करेगा। इसका जो ग्रह है मतलब गुरु, इसका जो ग्रह है शनि, इसके अनुसार फल देते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, ये दोनों ही भाव, 2nd हाउस की बात करें या 12th हाउस की बात करें, ये दोनों न्यूट्रल भाव हो गए, समभाव हो गए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द्वितीयेश व द्वादशेश ग्रह की दूसरी राशि जिस स्थान में पड़ती हो उसी स्थान के अनुसार अपना शुभ व अशुभ फल देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो देखिए लिटरेचर की भाषा हुई, और अगर हम वैसे इन सिंपल भाषा में बात करें तो सीधी सी बात ये हो गई, एक तो द्वितीयेश और द्वादशेश। द्वितीयेश कौन हो गया, गुरु, और द्वादशेश हो गया शनि। द्वितीयेश व द्वादशेश ग्रह की दूसरी राशि जिस स्थान में पड़ती है उसी स्थान के अनुसार शुभ या अशुभ प्रभाव द्वितीय या द्वादश भाव देगा। क्लियर है? इट मीन्स कि द्वितीय भाव की बात करें, लग्न के सापेक्ष जो द्वितीय भाव है वो जो फल दे देगा एकादश भाव के हिसाब से देगा। इस कुंडली की बात कर रहे हैं केवल, क्योंकि दूसरी राशि 11th हाउस में पड़ गई, और ये 12th हाउस जो वर्क करेगा वो करेगा लग्न के हिसाब से, क्योंकि दूसरी राशि जो हो गई लग्न में पड़ गई।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव दोनों के दोनों भाव सम हो गए। एक चीज़ हो गई। ये जो श्लोक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है, इसको बहुत क्लियरली आपको समझ लेना चाहिए। कहीं भी अगर स्किप होती हैं चीज़ें तो फिर आप इस सिद्धांत को नहीं पकड़ पाएंगे, इस नियम को नहीं पकड़ पाएंगे। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक तो एक देखिए नियम भी है कि हर भाव का द्वितीय भाव भी होता है, व्यय भाव भी होता है। जैसे कि इन जनरल में अष्टमेश जो होता है वो भाग्य भाव का व्यय स्थान होता है, इसलिए परम अशुभ माना गया अष्टम भाव को, क्योंकि भाग्य भाव का व्यय भाव हो गया। ये भाग्य भाव के सापेक्ष ये अष्टम भाव व्यय भाव है, इसलिए परम अशुभ माना गया है इसको। लेकिन यहाँ पे जो नियम कह रहा है वो लग्नात, लग्न से बात हो रही है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको केवल लग्न के सापेक्ष सेकंड हाउस और 12th हाउस, इसके लिए ये नियम काम करेगा, और कहीं भी आपको अपना दिमाग लगा के दूसरी जगह लगाना नहीं है इस नियम को। दूसरी चीज़ क्या हो गई, एक अन्य सिंपल भाषा में और इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि लग्न से व्यय स्थान की बात करें या लग्न से द्वितीय स्थान की बात करें, तो लग्न से व्यय अथवा द्वितीय स्थान के स्वामी सम होता है, न शुभ होता है न अशुभ होता है। इसको ये भी तो कह सकते हैं, जब हमें नियम ये कह रहा है कि इसकी दूसरी राशि के अनुसार ही फल देखना है, तो फिर तो ये सम हो गया ना। फिर इसका मतलब तो अभी इनिशियल लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं इस नियम की, या हम इसको समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, एक बात तो हमें ये समझ में आई कि जब हम कुंडली देखेंगे तो न तो हम द्वितीय भाव को देखेंगे न हम व्यय भाव को देखेंगे, हमें ये दोनों भाव ही नहीं देखने हैं, हमें तो इसकी दूसरी राशि देखनी है। इससे तो ये समझ में आई हमें। तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। लेकिन इतनी बात आपको समझ लेनी है कि इसकी द्वितीय भाव की सेकंड राशि कहाँ है और 12th हाउस के जो राशि है उसकी सेकंड राशि कहाँ है। सेकंड राशि और उसकी आई थिंक समझ रहे होंगे आप पूरी तरह से, आई थिंक, क्योंकि ये गुरु की राशि है तो गुरु की दूसरी राशि कहाँ है और शनि की दूसरी राशि कहाँ है। अगर यहाँ पे वृश्चिक होती है तो वृश्चिक की दूसरी राशि कौन सी होती है? मेष। अगर यहाँ पे बुध की कोई राशि होती है, मिथुन राशि होती है, मिथुन की दूसरी राशि कौन सी होती है? कन्या, है ना। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं, इनकी दूसरी राशियों की हम बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ तो हमने ये समझी अभी तक की जो नियम को जितना हमने समझा कि हमें ये दोनों भाव नहीं देखें, इसकी दूसरी राशि हमें देखनी है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस होंगे। एक चीज़ हो गई, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इसको और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो आगे हम बात करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो हमने बात करी ना, अगेन हम आते हैं अपने श्लोक पे। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई है। लग्नाद व्यय द्वितीयेषु परेशान साहचर्यतः, एक तो शब्द आया है साहचर्य, और दूसरा जो शब्द आया है वो आया है स्थानांतरानुगुण्येन। ये दो शब्द हैं, ये बड़े दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, साहचर्यतः और स्थानांतरानुगुण्येन। ये दोनों शब्द का पहले तो अर्थ समझ लेते हैं। साहचर्य का अर्थ क्या होता है? साहचर्य का अर्थ होता है सहचर्यस्य भावः, साहचर्य योग है। साहचर्य का शाब्दिक अर्थ जो हो गया वो हो गया संगति। एक तो हम ये लग्न से व्यय और द्वितीयेष भाव क्या कैसे फल देगा? एक तो साहचर्य नियम के अनुसार देगा, साहचर्य का मतलब संगति, और दूसरा स्थानांतरानुगुण्येन का मतलब हो गया कि जिस स्थान पर, स्थानांतर का मतलब हो गया दूसरा स्थान के अनुगुण अथवा अनुकूल, दूसरे स्थान के अनुकूल या समान या सहयोगी या तुल्य फल देते हैं। दूसरे स्थान के अनुसार, दूसरा स्थान कौन सा हो गया इसका? वही जो अभी हमने बात करी थी, या फिर साहचर्य। साहचर्य का मतलब हो गया संगति। चलिए अब इन दोनों को हम समझ लेते हैं। साहचर्य पहले हम ले लेते हैं साहचर्य, ठीक है। ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, भवत्या फलदायक हो, इसके हिसाब से फल देगा। तो पहले हम साहचर्य समझ लेते हैं। ये लघु पारस्य जी का 8वां श्लोक बेसिकली हमसे कहना क्या चाहता है। दो शब्द को हमें पकड़ना है। ये तो हम लग्नाद व्यय द्वितीयेष तो ये समझ लिया, लेकिन साहचर्यतः और स्थानांतरानुगुण्येन, साहचर्यता को समझ लेते हैं पहले।
साहचर्यता, साहचर्य का मतलब होता है संगति। इसका मतलब हो गया कि द्वितीयेश व द्वादशेश, द्वितीयेश व द्वादशेश जिस किसी अन्य ग्रह के साथ रहेंगे। द्वितीयेश मतलब गुरु और यहाँ पे शनि। पहले हम द्वितीयेश की बात कर लेते हैं। गुरु, गुरु जिस दूसरे ग्रह के साथ रहेगा, एक तो हमने ये समझ लिया कि इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ रही है, यहाँ से भी ये समझ लिया। साहचर्य का मतलब हो गया कि ये जिससे संगति करेगा, इसका लॉर्ड मतलब गुरु जिससे संगति करेगा, यहाँ शनि से संगति करी इसने, तो इसके अनुसार फल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसी के ग्रह, उसी ग्रह के गुण दोषों को ये ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड हाउस की बात करें या 12th हाउस की बात करें, इसके जो लॉर्ड होते हैं वो उनकी एब्जॉर्बिंग बहुत अच्छी होती है, एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जहाँ बैठते हैं उसके गुण को तुरंत ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे कि इसका मतलब तो हमें देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, इसको हमें जरूर देखना चाहिए। हमें लग्न से द्वितीय भाव और 12th हाउस के लॉर्ड को तो जरूर देखना चाहिए, तभी तो हम ये डायग्नोस कर पाएंगे ना कि गुरु सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो इसकी ग्रेस्पिंग जो है, इसकी एब्जॉर्बिंग जो है, इसकी जो गुण लेने की क्षमता है या दोष लेने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो तुरंत ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है और तुरंत उसके दूसरे के गुण को तुरंत ये एब्जॉर्व कर लेगा। ऐसे ही यहाँ हम देखेंगे कि 12th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे शनि है, तो शनि को भी हम इसी प्रकार से देखेंगे कि शनि इस कुंडली में दूसरे ग्रह के जो गुण होंगे या दोष होंगे उसको तुरंत एब्जॉर्व कर लेगा। चुंबकीय शक्ति के द्वारा, चुंबकीय शक्ति के समान ये फल करते हुए ये इसके गुणों को तुरंत ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो अब जो अभी हम क्लैश कर रहा था ये नियम, तो अब इस बात को तो भली भांति आप समझ चुके होंगे कि कुंडली जब हम देख रहे हैं तो सेकंड हाउस और 12th हाउस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये भले ही एक एट ए ग्लांस समझने में ये हम कह सकते हैं कि ये समभाव रखते हैं, लेकिन समभाव होते हुए भी इनमें एक विशेषता ये है कि दूसरे के गुणों को ये बहुत तेजी के साथ कैच कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि इनके स्वामी द्वितीय भाव या 12th हाउस, यदि इनके स्वामी त्रिकोण के साथ बैठेंगे, त्रिकोण भाव में बैठेंगे, या त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ रहेंगे, या शुभ भाव के स्वामी के साथ रहेंगे, या त्रिषडाय, त्रिषडाय का मतलब नेगेटिव। अभी हम पिछले श्लोक में बात करके आ चुके हैं ना, जब हमने श्लोक नंबर 6 और 7 की हमने जब बात करी थी तो हमने इसमें यही तो समझा था कि त्रिकोण और त्रिषडाय, त्रिकोण अच्छे होते हैं, त्रिषडाय खराब होते हैं। तो या तो त्रिकोण के साथ बैठेगा या त्रिषडाय के साथ बैठेगा, कैसे भी बैठेगा। त्रिकोण के साथ बैठेगा तो शुभ फल करने लगेगा और त्रिषडाय के साथ बैठेगा तो अशुभ फल करने लगेगा। इसी प्रकार से अगर ये केंद्र का स्वामी अगर क्रूर ग्रह हुआ तो समफल करने लगेगा। क्रूर ग्रह जब केंद्र का स्वामी होता है तो केंद्राधिपति दोष लगता है ना, पहले एपिसोड में हमने बात करी थी। और शुभ ग्रह होता है तब भी केंद्राधिपति दोष लगता है। अगर अशुभ ग्रह होगा तो वो अशुभ फल नहीं करेगा, शुभ ग्रह होगा तो वो शुभ फल नहीं करेगा। यही तो केंद्र के जो लॉर्ड हैं ग्रह, उनका यही तो नियम था लास्ट में। अगर ये इनसे संबंध कर भी लेगा तो सम हो जाएगा या सिंपल हो जाएगा, साधारण फल प्रदान करेगा, सम भाव में फल प्रदान करेगा। ठीक है, ये हमने जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं पर साहचर्य जो नियम हमारा होता है उसके अनुसार। अब देखिए अब इसमें कौन सी चीज़ निकल के आई। अगर साहचर्य की अगर हम बात करें, साहचर्य नियम के अनुसार ही अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एक चीज़ें निकल के आई, जैसे कि इन दोनों भावों के जो लॉर्ड हैं, इन दोनों भावों की जो राशि है, उनके जो स्वामी हैं वो जिस भाव में होंगे उसके अनुसार फल करेंगे। एक चीज़ तो ये समझ में आई कि इन दोनों के जो भाव राशियों के जो स्वामी हैं वो ये तो जिस भाव में होंगे उसके अनुसार फल करेंगे। अच्छे भाव में होंगे तो अच्छा, खराब भाव में होंगे तो खराब। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा,
जिस भाव के स्वामी के साथ होंगे उसके अनुसार फल करेंगे। जैसे एक तो इसकी प्लेसमेंट थर्ड हाउस में हुई, एक बात हुई, ये पहली बात तो ये थर्ड हाउस के अनुसार फल करेगा। दूसरा कैसे फल करेगा कि ये जिसके साथ बैठा है, जिसके भी साथ बैठा है वो इस भाव का स्वामी है, उसके अनुसार फल करेगा। तीसरा क्या करेगा कि ये सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया, थर्ड हाउस के अनुसार काम करेगा, उसके जो कंटेंट्स है उसको ग्रहण करेगा, शनि के कंटेंट्स को ये ग्रहण करेगा और ये भी ग्रहण करेगा कि शनि किस भाव का स्वामी है, उसके अनुसार ही फल करेगा। और क्या करेगा, इसकी जो दूसरी राशि है वो 11th हाउस की है, तो ये 11th हाउस के अनुसार भी फल करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सेकंड और 12th हाउस का लॉर्ड तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कितने सारे कंटेंट्स को लेके ये चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। देखिए क्यों हो रहा है ऐसा, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लग्न के जो हमसाया भाव हैं, जो पड़ोसी भाव हैं, लग्न से जिन भावों की, जिन घरों की दीवारें चिपकी हुई हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है वो लग्न होता है। तो लग्न के जो अड़ोस में और पड़ोस में जो भी दोनों भाव हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमें विशेष रूप से कंसीडर करना है। अच्छा, ये भी देखना है कि ये किस राशि में बैठा है। मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि का स्वामी कौन हो गया, मंगल हो गया। मेष राशि के कंटेंट्स क्या हो गए, जो भी हो गए उनको भी ये ग्रहण करेगा। तो इन सब को ग्रहण करते हुए तब ये प्रेडिक्शन होंगे इसके सेकंड हाउस और 12th हाउस के। क्लियर है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए कि गुरु सेकंड हाउस में ही होता और शनि 12th हाउस में ही होता, ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती थी ना। इसमें तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी होंगी कि ये स्वग्रही हो गया यहाँ पर और 12th हाउस में शनि स्वग्रही हो गया, जो भी है इसके जो भी ग्रह है वो स्वग्रही हो गया। तब क्या होगा, यदि इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि द्वितीयेश द्वितीय में हो और द्वादशेश द्वादश भाव में हो तो इनके जो फल होंगे वो फिर बिल्कुल सम हो जाएंगे, फिर न्यूट्रल हो जाएंगे, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे फिर तो। क्योंकि यहाँ पे इतना तो हम समझ ही चुके हैं ना कि सेकंड हाउस का जो भाव है वो सम रिएक्ट करता है और यहाँ पे 12th हाउस जो है वो भी सम एक तरह से न्यूट्रल रिएक्ट करता है, वो भी न्यूट्रल रिएक्ट करता है ये भी। और इसके स्वामी अगर अपने अपने भाव में ही हो जाएंगे तो फिर दोनों ही भाव, या पर्टिकुलर द्वितीय भाव की बात करें या 12th हाउस की बात करें, तो ये भी एक तरह से न्यूट्रल ही हो जाएंगे। तो तब जो रिएक्ट करेंगे बिल्कुल ये सम करेंगे कोई। अच्छा, इसमें सम का क्या परिभाषा हो गई, इसका मतलब काम ही नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं है। सम का मतलब हो गया कि विशेष योग कारक नहीं होंगे कुंडली में, लेकिन अगर ये इन दोनों भावों के स्वामी अगर केंद्र में बैठ गए, चौथे, सातवें या 10वें भाव में बैठ गए, केंद्र में अगर बैठ गए तो योग कारक हो जाएंगे। विशेष रूप से अगर इसकी राशि किसी क्रूर ग्रह की राशि हुई, देखिए ये अपने आप में सेकंड हाउस मारक भाव होता है, 12th हाउस व्यय भाव होता है, ये या त्रिक भाव होता है, त्रिक भावों में बात आती है। ये सेकंड हाउस जो होता है ये भी मारक भाव होता है। तो ये तो नेगेटिव हुए दोनों, और नेगेटिव होने के बाद इनकी जो राशियां हैं वो भी किसी ऐसे ग्रह की हो गई, जैसे कि ये शनि की राशि हो गई, वो और खराब रिएक्ट किया। अब इतना खराब होने के बाद जब ये केंद्र में बैठ जाते हैं तो हमारा जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, तब क्या हो जाएंगे, ये विशेष योग कारक बन जाएंगे। लेकिन अगर शुभ होके, शुभ राशियों के स्वामी होके अगर यहाँ बैठ गए तो विशेष योग कारक होंगे नहीं, इन जनरल सिंपल वर्क करेंगे, विशेष योग कारक नहीं होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, मैं मतलब जितना मैं बता पाया हूँ, जितना मैं आपको समझा पाया हूँ। इसका मतलब सिंपली क्या क्या चीज़ें हमारे समझ में आई, हमें समझ में आई कि द्वितीय और द्वादश भाव का स्वामी यदि त्रिकोण स्थान हो या इनके स्वामी के साथ बैठेगा तो शुभ हो जाएगा। इन दोनों भावों का स्वामी
अगर त्रिकोण के भाव में बैठ जाए या इनके स्वामियों के साथ बैठ जाए तो शुभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये सम हो गए, यहाँ पे शुभ हो गए, तो शुभ हो जाएगा। एक बात हुई। अच्छा, ये भी त्रिकोण भाव और केंद्र भाव दोनों का होता है, तो कुंडली का ये तो विशेष शुभ कारक हो गया। अगर इनके स्वामी अगर इसके साथ बैठ गए तो परम योग कारक हो गया, परम शुभ हो गया। इनके स्वामी अगर अपने ही स्थानों में बैठ गए तो न्यूट्रल हो गए, तो बहुत ज़्यादा योग कारक नहीं होंगे। एक सिंपल रिएक्ट करेंगे और सिंपल इसके प्रेडिक्शंस होंगे। सम फल करेंगे, नॉर्मल फल करेंगे। अगर ये त्रिषडाई के स्वामी होगा, त्रिषडाई कौन से होते हैं? 3, 6 और 11 भाव। 3, 6 और 11 भाव के अगर स्वामी के साथ अगर ये बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है? शुभ हो जाएंगे, लेकिन सामान्य शुभ होंगे, क्योंकि फिर वहीं पर वही नियम काम कर रहा है ना कि त्रिषडाई भाव के स्वामी के साथ ये नेगेटिव होकर, नेगेटिव जब नेगेटिव के साथ होकर रिएक्ट करेगा तो एक सामान्य रूप से सामान्य शुभ फल देने वाला हो जाएगा ये। लेकिन कंडीशन क्या होती है? सामान्य शुभ कब होगा? जब त्रिषडाई के जो स्वामी हैं अगर ये शुभ अगर होंगे, शुभ राशि होगी, शुभ ग्रहों की अगर राशि होगी, फिर अगर त्रिषडाई के साथ बैठेंगे तो ये सामान्य शुभ फल देने वाले होंगे। लेकिन अगर पापी त्रिषडाई के साथ बैठ गए, जैसे मंगल हो गया या ये गुरु, और ये तो शुभ हो है, या इस कुंडली में ये मंगल हो गया, या शनि की राशि हो गई, या फिर सूर्य की राशि हो गई, अगर इन सबकी राशियों के साथ अगर ये बैठ जाता है, पापी ग्रहों की राशियों के साथ अगर बैठ जाता है तो फिर ये पाप फल देने वाला होगा। शुभ के साथ अगर बैठ जाए तो सामान्य शुभ होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिषडाई भी अपने आप में नेगेटिव भाव ही होते हैं। लेकिन क्योंकि शुभता इसमें होगी तो सामान्य शुभ ही फल देने वाला होगा, जैसे कि हमने पिछले वाले एपिसोड में बात करी थी। इसको अगर त्रिषडाई को आपको बहुत अच्छे से समझना है या त्रिकोण को बहुत अच्छे से समझना है तो एपिसोड नंबर 2 देख लीजिएगा, एपिसोड नंबर 13 का पार्ट 2 देखिएगा, इससे जस्ट पहले वाला एपिसोड। अच्छा, और क्या हमने समझा था? हमने ये भी समझा था कि केंद्र स्थानों में अगर शुभ केंद्रों के स्वामी हो गए, केंद्रेश अगर हो, केंद्र का स्वामी अगर शुभ हो तो सामान्य फल करेगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी अगर शुभ होगा तो केंद्राधिपति दोष लेगा और सम हो जाएगा, शुभ नहीं करेगा। ये भी शुभ नहीं करेगा, ये भी शुभ नहीं करेगा, तो क्या हो गया? बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर पाप होता है तो पाप नहीं करेगा, लेकिन शुभ नहीं करेगा। पाप नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि सामान्य शुभ हो जाएगा ये। ठीक है, आई थिंक आपने इस वाले को तो अच्छे से समझ ही लिया होगा, जो हमने बात करी थी साहचर्य नियम की। अब थोड़ा सा एक शब्द को और समझ लेते हैं, जो हमने बात करी थी स्थानांतरानुगुण्येन, इसको और समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरी राशि के अनुसार दूसरा अन्य स्थान, दूसरे स्थान के अनुसार, दूसरे स्थान के अनुसार कैसे? द्वितीयेश व द्वादशेश ग्रहों की दूसरी राशि जिस स्थान में पड़ती हो, इसमें पड़ रही है या इसमें पड़ रही है, उसके आधार पर इनके शुभ या अशुभ फल होंगे। एक चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है कि हमारे लगभग 7 में से 5 ग्रह तो ऐसे हैं जिनकी दूसरी राशि होती है, लेकिन 2 ग्रहों की दूसरी राशि होती नहीं है। ना तो सूर्य की होती है, ना चंद्रमा की होती है। सूर्य की होती है तो सिंह राशि होती है, और चंद्रमा की होती है तो कर्क राशि होती है। इन दोनों की सेकंड राशि नहीं होती। अब सेकंड राशि जब नहीं होती तो फिर जो साहचर्य वाला नियम जो हमने बताया, स्थानांतरानुगुण्येन वाला जो नियम हम बात करी, वो कैसे फलीभूत होगा? इसका साहचर्य तो है ही नहीं, दूसरी राशि तो है ही नहीं। अब क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में इसके जो फल होंगे वो सम फल देने वाला होगा। इसका मतलब ये है कि फिर वही कंडीशन हो गई जो हमने बताई थी कि इसका स्वामी स्वग्रही हो जाए और 12th हाउस का स्वामी स्वग्रही हो जाए, 2nd हाउस का भी स्वग्रही हो जाए और 12th हाउस का भी स्वग्रही हो जाए, तो इसका जो रिएक्शन होगा सम होगा। इसी तरह से सूर्य चंद्रमा इन दोनों राशियों के स्वामी हो जाए तब भी जो इनका रिएक्शन होगा वो सम होगा, इनका जो फल होगा वो सम होगा।
अच्छा, अगर सूर्य और चंद्रमा के अलावा अगर पांचों ग्रहों में से कोई है तो क्या होगा, इसकी दूसरी राशि अगर त्रिकोण में पड़ रही होगी तो शुभ फल देगा। जैसे कि अगर इसकी राशि त्रिकोण में पड़ रही है इन दोनों भावों में से तो शुभ फल देगा। इसकी राशि अगर इन दोनों में भावों में से पड़ रही है तो शुभ फल देगा, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हो गए ना। और अगर त्रिषडाई में पड़ रही है 3, 6, 11 में, तीसरा ये रहा, छठा ये रहा और 11 ये रहा। अगर त्रिषडाई में अगर इनकी दूसरी राशि पड़ रही है तब क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें एक चीज़ और देखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि इसकी जो सेकंड राशि त्रिषडाई में तो पड़ रही है, इसकी सेकंड राशि त्रिषडाई में, जैसे इसकी सेकंड राशि त्रिषडाई में बढ़ रही है तो अब इसमें देखेंगे ये शुभ ग्रह की राशि है या क्रूर ग्रह की राशि है। अब ये गुरु जो होता है ये शुभ ग्रह होता है। शुभ ग्रह की अगर राशि है तो शुभता प्रदान करने वाला होगा, शुभ फल तो देने वाला होगा लेकिन सामान्य शुभ देगा, बहुत पॉजिटिवली वर्क नहीं करे लेकिन सामान्य शुभ होगा। अब दूसरी कंडीशन होती है कि इसके अगर क्रूर ग्रह की राशि हो, अगर क्रूर ग्रह की राशि होती है तो फिर नेगेटिव फल देने वाला होगा। अगर त्रिषडाई का स्वामी भी है और क्रूर ग्रह भी है तो फिर नेगेटिव फल देने वाला होगा। और क्या हो सकता है, और एक और चीज़ है कम इसमें हो सकती है, यदि इनकी दूसरी राशि केंद्र में पड़े और ये स्वयं पापी हों तो पाप नहीं लगेगा। दूसरी राशि केंद्र में तो हो लेकिन पापी हो, जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया या फिर शनि हो गया, इस तरह की राशि हो, पापी हो लेकिन केंद्र तो नियम हमारे केंद्राधिपति दोष ने क्या कही थी नियम ने पिछले वाले एपिसोड में कि ये अशुभ फल नहीं करेगा लेकिन शुभ नहीं होगा, यही तो था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसी हो गई कि ये तो फिर ये नॉर्मल शुभ रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। यदि केंद्र इनकी राशि हो और शुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह भी होगा कि शुभता नहीं करते, तो उस कंडीशन में भी सामान्य शुभ होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो स्थानांतर उन्नयन और ताचर दोनों नियमों के आधार पर हमने ये चीज़ समझ ली। अगर सूर्य और चंद्रमा इन दोनों में से बैठ जाए, या तो यहाँ सूर्य बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए, या सूर्य बैठ जाए चंद्रमा बैठ जाए, तब भी जो फल होगा वो सामान्य शुभ ही होगा, एक तरह से न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपने इसको बहुत अच्छे समझे होगा। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एपिसोड दोबारा देख लीजिएगा, बताने में कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन एक बार समझने के पूरा देखने के बाद जब आप दूसरी बार देखेंगे ना तो चीज़ें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। बहुत सिंपल है लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे जैसे लघु पाराशरी आगे बढ़ती जा रही है तो हम पिछले वाले श्लोकों को भी इसलिए ले रहे हैं जिससे कि वो चीज़ें स्किप नहीं हो आपके दिमाग से, कि पता चला कि आपने सेकंड और 12th हाउस का नियम तो आपने समझ लिया लेकिन आपने त्रिकोण वाला नियम या फिर त्रिषडाई वाला नियम या केंद्राधिपति दोष वाला जो नियम है वो आपने भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनको साइमल्टेनियसली हम साथ साथ इन सबको आगे लेके चलेंगे। तो ये हमने आज बात करी एपिसोड नंबर 13 के पार्ट 3 में श्लोक नंबर 8 की। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे श्लोक नंबर 9 की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।